अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 24 स्टार्ट हो गया जी, कैफ 1 का। अच्छा जी, रीवैल्यूड एसेट को बेचने का कॉन्सेप्ट अब पक्का हो चुका है, तो फिर इंशाल्लाह ज़हनी तौर पे तैयार रहिएगा। टेस्ट आपका किस दिन होता है? तो ट्यूसडे को जो टेस्ट आएगा उसमें नोट का सवाल होगा और ज़हनी तौर पे तैयार मैंने कहा होके आइएगा। आपका इंशाल्लाह उसमें रीवैल्यूड एसेट के डिस्पोजल की बात की जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। अब दो चार छोटी छोटी चीज़ें भी करनी है, लेकिन एक काम कल शुरू कर बैठे थे, उसको कहीं किसी बने लगा लें, घंटा लगे डेढ़ लगे, पहले इसको करके उसके बाद फिर आते हैं, ठीक है। कल हमने बात शुरू की थी कि अगर किसी एसिड के डिफरेंट कंपोनेंट्स हों और हर कंपोनेंट की अलग से कॉस्ट हो जो कि सिग्निफिकेंट हो उस एसिड की टोटल कॉस्ट के कॉन्टेक्स्ट में, और उसकी लाइफ भी अलग अलग हो, तो हम हर कंपोनेंट को, हर पार्ट को अलग अलग डेप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे ट्रक की मिसाल थी या किताब के जहाज़ की मिसाल थी, ठीक है। फिर एक सवाल हमने करना शुरू किया था एंशिएंट वाटर लिमिटेड, इसको पूरा कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर कंपनी ने परचेज़ किया था बॉटलिंग प्लांट 2 जनवरी X2 को। प्लांट वाज मेड अप ऑफ 3 सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स, ठीक है जी, जिसका 3 कंपोनेंट्स थे, इंजन, कन्वेयर बेल्ट एंड फिटिंग्स और अदर स्ट्रक्चर। अलग कॉस्ट है इनकी, अलग से वैल्यू भी गिवन है और लाइफ भी अलग से गिवन है, तो हमने इन तीनों पार्ट्स को अलग अलग रख कर डेप्रिशिएट करना होगा। कुछ अदर कॉस्ट भी थी इन रिलेशन टू बॉटलिंग प्लांट, जिसमें डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन आपको पता है एसडी कॉस्ट का पार्ट बनाया जाता है हम, ठीक है। तो 5 जनवरी X2 को जो इनकर हुई थी डिलीवरी इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इसके बारे में सवाल ने कहा था ये जो अदर कॉस्ट हैं ये इवनली अज्यूम कर लें कि ये इवनली है हर कंपोनेंट के लिए, यानी अगर ये 783 है तो 3 कंपोनेंट्स हैं तो डिवाइड बाय 3 करके हर एक के अंदर इसको ऐड कर देना, ठीक है। ये बातें याद आ रही हैं कुछ कुछ, ठीक है। आ जाओ भाई, आ जाओ, आपके इंतज़ार में हूँ। अब भर गई, अब हाइब्रिड वाले अब उधर ही चले जाएँ तो अच्छा है। आगे बच्चे, अच्छा उसके बाद प्लांट अवेलेबल फॉर यूज़ हो गया था 1 फरवरी को, ठीक है। तो फिर उसके बाद वाली डेट को हमने इग्नोर किया, हमें उससे क्या, ठीक है। और टेम्परेरली आइडल रहा अक्टूबर के महीने में, तो इसको भी इग्नोर करना है क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन का यूज़ हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन एक बार स्टार्ट हो गई तो फिर रुकने वाली चीज़ नहीं। अच्छा, अब इसमें हमने 1 फरवरी को ये एंट्री पास कर ली 5083 से प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट। इसके पीछे CWIP की एंट्रीज होती रही होंगी, मैं वो कर देता हूँ, कल मैंने नहीं की थी, लेकिन कोई अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपका ये जो प्लांट था 2 जनवरी को आया, ऐसा ही है। अब 2 जनवरी को जो प्लांट आया तो 2 जनवरी को पहली एंट्री हुई होगी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस CWIP, कैपिटल याद है कुछ? CWIP लिख दूँ फिर? CWIP, लेकिन ये आज बिल्डिंग नहीं है, प्लांट है ना, इंस्टॉलेशन तक, ठीक है। अब ये टोटल की एंट्री फिर अब कर लेते हैं, अलग अलग करने की बजाय मुझे यहाँ पे टोटल बता दो। ये ज़रूरत मुझे नहीं थी, काम चल रहा था, लेकिन आपकी ज़रा अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए इसके लिए जी बोलें। 40, ये 4300 से मैंने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट करके कैश या पेबल, कैश कर दूँ आसानी के लिए, कैश क्रेडिट कर दिया। कितना जी? 4300। ये अब कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई, ठीक है। अब इस दिन आ गया प्लांट, अब इस दिन इसके ऊपर काम शुरू हो गया होगा, ठीक है। इसकी इंस्टॉलेशन चलती रही होगी, इसके ऊपर जो है वो और खर्चे होते रहे और टेस्ट रन वगैरह होने के बाद, अच्छा अदर कॉस्ट भी हुई। अदर कॉस्ट जो इनकर हुई वो किस दिन इनकर हुई? 5 जनवरी डेट लिखी हुई है, ये उससे पहले लिखी हुई है 5 जन, हाँ नहीं 2 जनवरी को है, ठीक है, अच्छी बात है। 2 जनवरी को प्लांट आया, उसके बाद 5 जनवरी को उन्होंने कहा जी हमने ये कॉस्ट इनकर कर ली हैं। ये अदर कॉस्ट जो हैं, ये अदर कॉस्ट भी CWIP में ही ऐड होनी है ना। देखो ये 261, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, इस इन्वेंट्रीज की ज़रूरत नहीं है। 783, ठीक है। अब ये 783 भी तो प्लांट की कॉस्ट का पार्ट ही बनाया ना, ठीक है। तो इसकी भी एंट्री क्या बन गई भाई? हाइब्रिड वालों को हाइब्रिड में भेज दें आप। आपने जल्दी कर लिया ज़रा, आप लोगों ने मिस रीड भी किया और इनको मिसअंडरस्टैंड भी किया और इनको अंडर एस्टिमेट भी किया। ये सारी बातें आपने की हैं। अब ज़रा पॉज करें जी बेटा,
तो 5 जनवरी को कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट करके, अच्छा अब ये अलग अलग भी हो सकता है, मैंने तो बस आपको समझाने के लिए एंट्रीज पास की ना, ठीक है। 783 इसको आप यूँ अलग अलग भी एंट्री कर सकते थे। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, उसका इंजन डेबिट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस सीबी डेबिट, ओएस डेबिट, ठीक है, करके उसके बाद कैश क्रेडिट करते, फिर ऐसे ही इसका अलग, अल्टीमेटली होना तो यही था, ठीक है। मैं तो आपको कहा ये दोनों एंट्रीज करने की भी आपको ज़रूरत कोई नहीं थी, ठीक है। अच्छा अब लें जी, ये खर्चे खुर्चे यूँ समझ लेना कि ये जो है वो इंजीनियर जो कंपनी थी इंस्टॉलेशन वाली, उनको ये इकट्ठे पैसे इन्होंने दे दिए होंगे लेट से, ठीक है, 2 जनवरी को, 5 जनवरी को, ठीक है। अब इसके ऊपर काम चल रहा होगा और ये काम कंप्लीट हुआ किस दिन, जिस दिन वो कह रहे हैं रेडी टू यूज़ हो गया। किस दिन रेडी टू यूज़ हुआ? 1 फरवरी को। अब 1 फरवरी को CWIP में क्या पड़ा हुआ है? 4300 और 783, टोटल करो इसका कितना बनता है? 50, ये 5083। अब यहाँ पर अगर मैं ये एंट्री करूँ तो मैं करूँगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ प्लांट क्रेडिट और प्लांट डेबिट। ये बात समझ आती है? अब इसको जान छुड़ाने के लिए मैंने क्या कर दिया था, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर ही ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट भी हुआ था और ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट भी हो गया था। ड्यूरिंग द ईयर ही जब ये काम हो गया, ईयर एंड पर कोई CWIP था नहीं, तो हमने जान छुड़ाई, हमने पहली एंट्री क्या कर दी, हमने ये एंट्री कर दी थी प्लांट डेबिट और कैश क्रेडिट। तो मैंने ये ज़रा कल जान छुड़ा ली थी, लेकिन अपना कॉन्सेप्ट ख़राब ना करें। अगर 1 महीना 1.5 महीना कुछ अरसा काम होता रहा था, तो जितना अरसा उस प्लांट के ऊपर इंस्टॉलेशन वगैरह होती रही है, उतना अरसा वो प्लांट PPE में तो नहीं था ना, वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में होता है। तो बात यही थी, बस वो अलग बात है कि हमने ज़रा डायरेक्ट काम कर लिया। तो अब कौन सी एंट्री पसंद करेंगे, प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट या प्लांट डेबिट CWIP प्लांट क्रेडिट? चलो जिसका जो दिल करे वो कर ले, ठीक है, ओके डन। चले, अच्छा जी, कहानी मैंने यहाँ से शुरू की थी, ऊपर वाली कहानी, ये बस वैसे ही आपको समझाने के लिए दोबारा कर ली मैंने बात। ये जी आपकी कहानी कि हमने जो एसेट ख़रीदा था उसके कॉस्ट कंपोनेंट अलग अलग लिखे, और जो अदर कॉस्ट उसमें ऐड होनी थी ये भी हमने अलग अलग इसके अंदर ऐड कर दी। और इस टोटल अमाउंट से मैंने ये अलग अलग एंट्रीज फिर नहीं पास की थी, मैंने इस टोटल अमाउंट से एक एंट्री पास की थी PPE डेबिट यानी प्लांट डेबिट, और कैश क्रेडिट कर दिया था। अल्टीमेटली कैश क्रेडिट हो तो गया ना। असल में तो ये 1 2 3 एंट्रीज मैंने कंबाइन करके क्या कर दिया था, प्लांट डेबिट और कैश क्रेडिट। ये CWIP का डेबिट होना क्रेडिट होना ड्यूरिंग द पीरियड था, इसलिए इसको मैंने जब वो जान छुड़ा ली थी इससे। तो कोई मसला नहीं है, दोनों तरह से ठीक है, जैसे आप कंफर्टेबल हो। कॉन्सेप्ट ख़राब नहीं करना, कॉन्सेप्ट वही है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में रहेगी चीज़ जब तक वो कंप्लीट होकर, कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का आइटम कंप्लीट होकर आता नहीं, ठीक है। अच्छा उसके बाद जी टोटल कॉस्ट आ गई, फिर हमने डेप्रिसिएशन करनी थी, हर एक कंपोनेंट की लाइफ अलग और रेजुअल वैल्यू भी अलग है, ठीक है। तो फिर हमने इसको डेप्रिशिएट भी अलग अलग कर लिया था, कोई मसला इसमें? अच्छा अब वर्किंग अगर लेकर चलनी है, वर्किंग ही अगर लेकर चलनी है, तो फिर यहाँ पे मैं बुक वैल्यू निकाल सकता हूँ। असल में जो सिखाना चाह रहा था आपको वो ये है, डेप्रिसिएशन माइनस होगी, बल्कि यूँ ना कर लें, ये सारी वर्किंग हुई है ना, ये वर्किंग तो आपने देख ली थी ना, ऐसे ठीक है, ठीक है ना, आपने खुद ही तो देखी थी ये वर्किंग, ऐसी बात तो नहीं है कि मैंने जो है वो भी अड़ गया। अच्छा अब बुक वैल्यू निकाल सकते हैं, बुक वैल्यू शुक्र जान भाई, अभी मैंने रिक्वायरमेंट पढ़ी नहीं, मुझे नहीं पता क्या कह रहा था, मैं तो अपनी मर्ज़ी से बस लगा हुआ हूँ, ठीक है। बहुत मैक्सिमम चीज़ें जो हो सकती हैं वर्किंग के उस फॉर्मेट पे ले आए हैं। इस कंपोनेंट्स वाले को भी देखें, अगर आप गौर फरमाएं ना, तो हम एंट्री सिर्फ इस कॉलम की कर रहे हैं, ठीक है। टोटल से एक एंट्री पास की, प्लांट डेबिट कैश या CWIP क्रेडिट, और इस एक की एंट्री पास की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और ठीक है ना। बीच में स्टाफ ट्रेनिंग चूँकि एसिडी कॉस्ट का पार्ट नहीं बना था, तो वो हमने एक्सपेंस आउट कर दी थी, ठीक है। तो अच्छा चलें अब माइनस कर लेते हैं ज़रा, बुक वैल्यू भी अगर निकालना चाहें तो बिल्कुल
वही हमारी जो है वो वर्किंग का फॉर्मेट बन गया जो सिखाया था आपको, कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन। डेट नहीं लिखी हुई बस, डेट यहाँ पे क्या 31 दिसंबर X2, ठीक है। उसके बाद बुक वैल्यू, फिर 31 दिसंबर X3 की डेप्शन और फिर बुक वैल्यू। समझ आ रही है? ये बुनियाद बना रहा हूँ उस वर्किंग की कि जब इसी तरह से कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट आए और रीवैल्यूएशन मॉडल आ जाए, तो रीवैल्यूएशन मॉडल आए तो क्या होगा, मिसाल के तौर पर कहता है ईयर एंड के ऊपर रीवैल्यूएशन करनी है तो क्या करेंगे, ये बुक वैल्यू निकल आएगी, एक लाइन छोड़ेंगे, रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे, सरप्लस या लॉस आ जाएगा। बात समझ आ रही है? अब हर कंपोनेंट की अलग अलग फेयर वैल्यू, अलग अलग सरप्लस आ रहा होगा, ठीक है। तो ये तो देखते हैं, फिलहाल बुक वैल्यू बता दें मुझे। 1530, 2002, 752 और 4284, ठीक है जी। लेकिन इस बुक वैल्यू को मैंने क्या करना, मेरा तो स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो वैसे ही मैंने कहा कि अगर कोई कहे कि बैलेंस शीट के अंदर क्या नज़र आना है, तो हम कह सकते हैं कि जी बैलेंस शीट में ये बुक वैल्यू नज़र आएगी, वो भी सिर्फ प्लांट की एक इकट्ठी 4284 पर हमारा प्लांट बैलेंस शीट में नज़र आएगा और 799 की डेप्रिसिएशन जो है वो P&L के अंदर नज़र आएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब अगर अगले साल की आपने डेप्रिसिएशन निकालनी है, डेप्रिसिएशन अगले साल की अगर निकालनी है तो उसके लिए क्या करेंगे जी। अब वही स्ट्रेट लाइन मेथड जो है, तो वही फॉर्मूला तो वही चलना है, ठीक है। लेकिन फ़र्क ये पड़ जाएगा कि फ्रैक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसको कोई ना डेथ भी पड़ी हुई है आज, मुझे लग रहा है। डेथ समझते हैं? इसका भी दिल नहीं कर रहा, इसने भी डेट देख ली है, इतवार है। अच्छा, चलो लिख ही लो दोबारा भाई जी। 1761 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 5 और बस, ठीक है जी। पूरा साल डेप्रीशिएट करेंगे जी, 252, ये डेप्शन आ गई, ठीक है। चलो बाद में माइनस, चलो लिख दो माइनस। अच्छा, उसके बाद दूसरा एसेट है 2261 माइनस कोई रेजुअल वैल्यू नहीं थी, डिवाइड बाय इसकी लाइफ थी 8 साल, ठीक है जी। बोलें जी 283। उसके बाद 1061 माइनस 50 डिवाइड बाय 337। तो टोटल प्लांट की डेप्शन तो निकल नहीं ना सकती, टोटल प्लांट की डेप्रिसिएशन तो नहीं निकल सकती, मतलब डायरेक्ट आप 5083 को किस पे डिवाइड करें, ठीक है। डिफरेंट कंपोनेंट्स से मिलकर ये 5083 बने, तो डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग अलग डेप्शिएट करके लाए, टोटल डेप्रिसिएशन आ गई। जैसे अब यहाँ पर आई, कितनी आई, 127,872, ठीक है जी। और अब आप अगर बुक वैल्यू निकालना चाहें अलग अलग कंपोनेंट की भी निकल आएगी, लेकिन एंट्रीज़ में आपको सिखा रहा हूँ कि हमने प्लांट की एंट्रीज़ करनी है ना, ठीक है। अगर वो कहे अलग अलग करें तो फिर तो बात थी, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। ये वर्किंग हमारी ज़रूर होती है अलग अलग, लेकिन एंट्रीज़ तो हम अपने एसिड की इकट्ठी करते हैं ना, ठीक है। प्लांट है बस, ठीक है। तो बोलें जी 127 पहले वाले का, अच्छा मैंने कहा टोटल बता रहे हैं, 1278 1711 1719 415, तो 3412 हमारे प्लांट की बुक वैल्यू है एज ऑन 31 दिसंबर X3, सही है। अच्छा, एंट्रीज उन्होंने वैसे रिक्वायरमेंट क्या है बाय द वे, किस साल की, दोनों साल की, चलो अच्छा है। अच्छा, वहाँ पे मैंने कहा था वो इंट्रो लेवल की जनरल एंट्रीज हैं, उन्होंने एंट्रीज इस तरह से की हुई हैं। अगर आप एंट्रीज देखें ना बुक वाली, लेट से देखें तो उसमें यूँ लिखा होगा इंजन डेबिट, कन्वेयर बेल्ट डेबिट, अदर स्ट्रक्चर डेबिट, कैश क्रेडिट। तो वो तीनों चीज़ें किस में डेबिट हुई हैं, प्लांट में, तो मैंने ये डायरेक्ट टोटल की एंट्री की, ठीक है। फिर ये भी इंजन डेबिट, कन्वेयर बेल्ट डेबिट, अदर स्ट्रक्चर डेबिट करके कैश क्रेडिट किया, तो अल्टीमेटली प्लांट में अलग अलग हमने यहाँ से एंट्री कर ली। फिर डेप्शन की एंट्री हुई होगी, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट 799 से, और अक्यूमुलेशन इनकी अलग अलग करके क्रेडिट, ठीक है। तो हमने उसकी एक ही एंट्री पास कर ली, ठीक है, सही है। तो मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ,
मैं ये येलो एंट्रीज पास कर रहा हूँ। सबसे पहले कॉस्ट की एंट्री की 50-83, फिर डेप्शन की यहाँ से एंट्री की, बुक वैल्यू की तो कोई एंट्री ना होती, क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस की तो एंट्री, फिर इस 872 की मैं एंट्री करूँगा आपके साथ। तो यहाँ पर आए हम और ये ईयर हमारा एंड हो गया और फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर X3, इसमें 31 दिसंबर X3 पर जाकर सिर्फ डेप्रीसिएशन की एंट्री होगी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, वर्किंग वन से ही ये फिगर हमें दोबारा मिल गई और ये 800 कितना था, 872। ठीक है बच्चों, तो ये हमने बेस बनाई कि अगर कंपोनेंट्स वाला एसेट हो तो उसकी तरतीब हम क्या रखेंगे। अब FR1 लेवल पे हम क्या रखेंगे, देखें ये इस तरह से अलग से सवाल है, थोड़ा मुश्किल ही है, इसकी एडजस्टमेंट किसी सवाल में तो आ सकती है। जैसे एक PPE के नोट का सवाल हो और उसके अंदर वो कहे कि जी एक ऐसे ही यही एडजस्टमेंट उसमें पड़ी हो, कंपनी हैज़ परचेज्ड अ प्लांट विच हैज़ फॉलोइंग कंपोनेंट्स, और 3 की वैलेट से 2 कंपोनेंट्स वो डाल देता है, 3 ज़्यादा हो रहे हैं अगर तो ठीक है, उसकी कॉस्ट है, फिर कुछ अदर कॉस्ट उसमें ऐड होती हैं, फिर लाइफ अलग है तो डेप्शन अलग करनी पड़ती है। अब PPE के नोट के अंदर तो सिर्फ प्लांट ने जाना है, तो आप एडिशन में शो करोगे 5083 और एक डेप्शन के कॉलम में ये डेप्शन आएगी, क्लोजिंग बुक वैल्यू। अब बना लेते हैं, बल्कि नोट के एक्सट्रैक्ट भी बना लेते हैं, यहाँ तक को मसला है तो बताएं। कोई क्वेश्चन है तो पूछें भाई, आप क्वेश्चन का कह रहे थे। अच्छा नोट पे तो भी जा रहे हैं। जी कोई क्वेश्चन नहीं यहाँ तक? यार नोट भी यही ना बना लें ताकि पूरी पिक्चर सामने ही रहे। अब बोर्ड पे क्या जाना, सारा सवाल तो इधर हो गया, बोर्ड पे अगले ही कर। अच्छा जी, नाम बताएं जी, नाम। एंशियंट वाटर्स लिमिटेड। अच्छा जो सवाल ICAP का करवाना है ना 20 के बाद आपको, उसमें नोट शोट तक कोई नहीं गया हो, जाना भी पड़े तो आप जा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। बहरहाल सिखा देता हूँ, जब कॉस्ट मॉडल का नोट बन गया तो रिवर्शन मॉडल में क्या मसला है, सिर्फ एक बार बताना ही होता है, नोट तो आपको बनाना आता है। ठीक है जी, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर X3 कर लेते हैं, साथ में कंपैरेटिव 2 भी बना लेंगे। ठीक है, सही है। वैसे तो रिक्वायरमेंट मैंने खुद बनाई है ना, रिक्वायरमेंट तो लिखी नहीं। अगर रिक्वायरमेंट में होता कि सिर्फ X2 का बनाए तो सिर्फ X2 का बनाते, सिर्फ X3 का कहते तो सिर्फ X3 का बनाते। ठीक है जी, हाइब्रिड में जाग रहे हैं ना बच्चे सारे, जाग रहे हैं ना? मोबाइल देख रहे हैं क्या? थर्ड रो में वो भाई बैठे हैं, मोबाइल नहीं? अच्छा परेशान है, कोई मसला है, कोई टेंशन है? रजिस्टर तो निकाल लें फिर यार। अच्छा जी, नोट का कोई नंबर शंबर 6 या 8 पहले दिमाग, 6 और 8 वैसे उर्दू में और इंग्लिश में मिलते जुलते हैं जी। PPE आप बताएं जी। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, इसमें ओपनिंग बैलेंस आएगा। अच्छा रीवैल्यूशन नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा, ठीक है, छोटा सा नोट बस ताकि जल्दी से बन जाए। ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल है बस जान छुड़ाओ, फिर एडिशन और उसके बाद क्लोजिंग। पर्चे में तो ये तरीका है अगर कभी आ जाए तो, वैसे इतना छोटा इस तरह से होता नहीं कि आपको नोट का सवाल और एडिशन डिस्पोजल रिवैल्यूशन ना हो, लेकिन अगर ऐसा हो तो इतना सा नोट काफ़ी है बस। ठीक है, सवाल पढ़ना इसलिए ज़रूरी है पहले। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन,
जी, इसमें भी इस सेक्शन में पहले ओपनिंग, फिर सिर्फ डेप्रिसिएशन लिखें और क्लोजिंग आ जाएगा। और ओपनिंग, डेप्रिसिएशन, एक्सपेंस की फिगर और क्लोजिंग। फिर क्लोजिंग और क्लोजिंग को मुकाबला कराएंगे तो बुक वैल्यू पे आ जाएगा। और नीचे वो रूटीन की चीज़ें वो आप लिख लेंगे इंशाल्लाह। चलो मैं ही लिख दूंगा अभी फ़िलहाल तो। किस साल का पहले नोट बनाना पसंद करेंगे? 31 दिसंबर X2। X1 X2 इसलिए लिखा जाता है कि सवाल कभी पुराना ना हो। यानी मिसाल के तौर पे अगर ये सवाल 2002 में बना था तो उन्होंने 2002 लिखा होता तो बच्चे कहते तो पुराना हो गया। अब X2 का मतलब ये है कि आप इसको 2002 कहें, 2012 कहें, 2022 कहें, 2032 कहें, ऐसे। अच्छा, मेरे वैसे जहन में आती है, ये शायद इसीलिए करते होंगे, है ना। अच्छा जी, तो 31 दिसंबर X2 अगर ये हमारा साल है तो X2 के साल में ओपनिंग में क्या पड़ा था? अच्छा सर एक मिनट, पीपीई के आगे लिख लें प्लांट, सिर्फ एक प्लांट है। जैसे कल सवाल में सिर्फ क्या आ रहा था, एसेट एक है ना मेरे सवाल में, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा होते तो इस साल के अंदर वो प्लांट आता, बिल्डिंग आ जाती, इक्विपमेंट आ जाता, जितने एसेट्स होते उतने आ जाते हैं ना, कॉलम, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल मेरे सवाल में क्या है, सिर्फ एक प्लांट। बता ये रहा हूँ कि ये एडजस्टमेंट इस तरह से पीपीई के नोट में फिट हो सकती है। अब वर्किंग की है ना, ये छोटी सी वर्किंग है, एंट्रीज ना मांगे तो सिर्फ ये वर्किंग है। ये वर्किंग करके आपने क्या करना है, आपने 2002 में X2 में आपने एडिशन में प्लांट के अंदर 5083 लिखना है और डेप्रिसिएशन 799। यही क्लोजिंग अगले पीरियड का ओपनिंग बनेगा और अगले पीरियड में सिर्फ डेप्शन आनी है। तो ये एडजस्टमेंट फिट हो सकती है कि नहीं हो सकती है आपके पीपीई के नोट में? हो सकती है। अच्छा जी, इतना माइक्रोस्कोपिक क्यों बनाया मैंने इसको, तो बाद में तस्वीर में आने ही को नहीं चाहिए था। जब तस्वीर बनेगी ना एक, तो उसमें ये सही नज़र आना चाहिए। चलो अब ठीक है, नहीं ज़्यादा गुस्से में नहीं। अच्छा जी, हाँ जी, ओपनिंग फरमा दें जी, क्या है ओपनिंग? ओपनिंग कोई नहीं है, एडिशन इस साल के अंदर आया 5083। अब मैं ये कह रहा हूँ कि एंट्रीज के बगैर हम डायरेक्ट वर्किंग से अगर देख कर चलें तो मैं यहाँ पे रेफ़र करूँगा जी वर्किंग 1 में, एग्जामिनर भाई जाकर देख लें ये 5083 हमने कैसे बनाया, ठीक है जी। अब ये बन जाएगा जनाब हमारा क्लोजिंग, ठीक है जी। उसके बाद एसेट इस साल आया तो डेप्रिसिएशन पहले से थोड़ी पड़ी होनी थी। फिर इस साल X2 की डेप्शन है 790, जिसकी एंट्री होती है डेप्शन एक्सपेंस P&L में डेबिट, और ये इधर अक्यूम डेप्शन क्रेडिट हो रही होती है, ठीक है ना। तो 799 आ गया। अब ये कहाँ से आया एग्जामिनर भाई? ये वर्किंग नंबर 1 में ही पड़ा हुआ, ठीक है जी। आप क्लोजिंग बताएं जी, क्लोजिंग नहीं 799। अच्छा, अब ये प्लांट, ये एसेट, ठीक है जी, ये एसेट आ गया हमारे पास, और ये इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक ही साल गुजरा है तो अभी एक ही साल की डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुई पड़ी है, ठीक है। अब एसेट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करें और 4284 ये बुक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसको नेक्स्ट ईयर के अंदर लेकर अगर आएँ 31 दिसंबर X3 में, तो जो क्लोजिंग बैलेंसेज हैं वो ओपनिंग बन जाएंगे। लेकिन साल ख़त्म हो गया, ऐसे एक लाइन लगा देता हूँ जैसे आपको आदत है, ठीक है, कि एक साल ख़त्म हुआ तो जैसे हमारे वो मैंने नोट बनवाए थे, 2 बहुत अच्छे नोट थे, सूकी लिमिटेड भी और उसके बाद शेरदिल भी, जिसके अंदर आपको 2 साल के नोट को टैकल करना सिखाया गया था। तो बस मसला क्या था, ये लाइन के इस तरफ दो एसेट्स आ जाते थे तो 2 कॉलम आ जाते थे, ठीक है ना, उससे टाइम बच जाता था। अब क्लोजिंग बैलेंस को सबसे पहले क्या कर लेंगे, ओपनिंग बनाएंगे 5083 और 799, ठीक है। कोई एडिशन इस साल में हुआ हो? कोई एडिशन नहीं, तो फिर यही ओपनिंग जो है वो क्लोजिंग बन जाएगा। और रीवैल्यूएशन मॉडल भी चूंकि नहीं है तो यही
कॉस्ट मॉडल पर ही नज़र आता रहे, ठीक है। डेप्शन इस साल की वर्किंग 1 से 872, इतनी देर लगनी नहीं थी बोर्ड पे अगर मैं इसको बनाता तो। खैर चलें, अब क्या करें, चलो अच्छा है, ज़िंदगी में कभी फिर आपके सामने ये नोट आ जाएगा, कभी रिवाइज़ कराना पड़ता है ना। अच्छा जी, अब क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लेते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग क्या बन गया? 1671। तो कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करें, 3412, ठीक है जी। और चले, अब तो अगर नीचे वाली तीनों चीज़ें लिखनी है तो बेशक लिख लें, पता ही है आपको क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है जी। लिखूं? माफ़ी नहीं है, मुझे नहीं माफ़ी है, सारी माफ़ियाँ आपको ही हैं। क्या लिखना चाहिए, ये एक क्वेश्चन है। नहीं, उसका हल भी है, हर चीज़ का कोई ना कोई हल तो होता है, ठीक है। पहले तो कॉस्ट मॉडल लिख लें, जो नंबर मिलते हैं वो तो ले लें ना। उसके बाद स्ट्रेट लाइन मेथड लिख लें। उसके बाद यहाँ पे आकर देखें, लाइफ 5 साल, यहाँ पे 8 साल और यहाँ पे 3 साल है, तो आप यूँ लिख लें 3 से 8, 3 to 8 ईयर्स। हर चीज़ का कोई ना कोई अल्लाह ने हल तो रखा ही हुआ है, तो जहन पे जोर डालें, क्या कर सकते हैं। अब ये जो एक्सपेंस निकला है, ये एक्सपेंस के अंदर क्या क्या यूज़ हुआ है जी? 3 साल भी यूज़ हुआ है, 5 साल भी यूज़ हुआ है, 8 साल भी यूज़ हुआ है, तो 3 to 8 ईयर्स, ठीक है। ओके, 3,5,8 भी लिख सकते हैं जी, कोई मसला नहीं है। कल मैंने आपको डिस्क्लोजर पढ़ाया तो उसने क्या कहा था? उसने कहा था फॉर ईच क्लास ऑफ एसेट बताओ मेजरमेंट बेसिस, फिर डेप्शन मेथड और फिर रेट या लाई। अब वो बताने को उसने ये नहीं बोला किस तरह से बताओ। आपको जी मैंने तो 3THREE लिखना है, तो भी लिख दोगे तब भी डिस्क्लोज हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी बहुत तो गुंजाइश, तो फिर हमारी प्रैक्टिस होती है कि हम जी इस तरतीब से चल रहे हैं, बस वो तरतीब पे चलते रहते हैं, ठीक है। ये पकड़ें जी। अब ज़रा सवाल शुरू करते हैं असली वाला। ठहर जा, ठहर, लगी मैनू समझ, मैं साइड पे हो जाऊँ। इनको दिया करें, तस्वीर बना दिया करें। हाँ जी, मैं आ जाऊँ? अच्छा, जान के कैमरे निकाल के बैठे हैं, जितनी देर उधर रहे उतना चंगा है। कुछ नहीं हो सकता तुम लोग। हजरत आज आप फिजिकल में बैठे हैं, आज बातें ना करें। सारा टाइम हाइब्रिड में आप बोलते रहते हैं। वो हिम्मत है उन बच्चों की जो आपकी अगली सीट पे बैठ के भी आपको कितने कुछ नहीं है। तो देख लें, फिर जवाब तो अल्लाह ने देना पैंदा है ना जी। गलत आए जी। स्पुतनिक, स्पुतनिक नाम सुना हुआ है आपने कभी? ये क्या था, किसी को पता हो? है? हाँ, स्टपनी नहीं, ये आई थिंक जब कोविड आया था ना, तो कुछ वैक्सीन्स आई थी जिनमें शायद ये भी एक थी, मे बी, मुझे ऐसे लगता है। ये जो है वो यूके की, पे अमेरिका की, रशिया की, इस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ की आई थी ना, चाइना की, तो मुझे लगता है कि उनमें से कोई थी। अटैम्प्ट भी वही है। अब आप खुद देखें, कोविड के अटैम्प्ट में भी बड़े बड़े लोगों ने ऐसे ही बस पर्चे पास कर लिए होंगे, लेकिन आई कैप ही रहा तब भी। ये चेक करें, ये स्प्रिंग 21 का मतलब क्या है? कौन सा महीना? स्प्रिंग कौन सा होता है? मार्च। अच्छा, कब आया था कोविड का? मेरे ख्याल में मार्च 20 नहीं, मार्च 20 में, मार्च 20 में वो जो है ना लॉकडाउन लगा था।
मुझे याद है कोई 22 के 23 मार्च को लगा था, ठीक है। उसके बाद फिर एक अटैम्प्ट आई थी सितंबर 20 की, बेहतरीन। उसी तरह से आप देख लेंगे यहाँ कहीं सवाल पड़ा होगा, कोई माफ़ी नहीं थी, ठीक है, उसमें भी। और उसके बाद भी बच्चे अभी संभल ही रहे थे, जाहिर है वो तो एक साल ये भी चल रहा था, वही वाला साल। तो आप ये देख लें सवाल कैसा आया है। तो मैं मकसद बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें आती हैं ना, ये सारे मसले मसाइल ना, ये आप लोगों के लिए हैं कि जी हमें ये हुआ मसला, हालात ऐसे हो गए, हालात वैसे हो गए, इस वजह से छुट्टी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, ICAP को इस चीज़ का कोई पता नहीं होता, इसलिए आप बस पढ़ाई पे ध्यान। जब कभी ऐसे अनअनाउंस छुट्टी हो या कभी कोई एक्स्ट्रा बुला लिया जाए या कोई एक्स्ट्रा ना बुलाने का मौका बन रहा हो, कोई एक्स्ट्रा को पुरानी रिकॉर्डिंग एक्स्ट्रा दे दी जाए, ये सारी चीज़ें आपने टैकल करनी है ताकि आपका टाइमली चीज़ों के ऊपर अबूर भी रहे और ख़त्म भी हो। आखिरी महीना आपको देना बहुत से ज़्यादा ज़रूरी है। फरवरी का महीना आप लोगों को देना, सारे सेशन एक तरफ होता है, वो एक महीना एक तरफ होता है, उसमें जितना लेट करेंगे ना आप लोग उतना गड़बड़ होगी। अब देखें कम बच्चे आए हैं, तो थोड़े हाइब्रिड में तो कम है ना, तो अब देखें अब जो पढ़ा गया वो पढ़ा गया। अब अगली क्लास के अंदर मुंह उठा के बैठे होंगे। प्रिपेयर करें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अबाउट ट्रांजैक्शंस फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शिप टू द ईयर 31 दिसंबर 2020। ज़रा सवाल पढ़ें जी क्या कहता है जी। स्पुतनिक सी लिमिटेड रन्स आ क्रूज बिजनेस अक्रॉस ओशन, ठीक है जी। ये भगाते हैं एक कश्तियों का बिजनेस समुद्रों के ऊपर आर पार। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ वन ऑफ SSL's क्रूज शिप इज अवेलेबल। SSL बॉट अ क्रूज शिप ऑन 1 मार्च 2018। After completing all the required formalities, ship was ready to sail on 1 अप्रैल 18। तो इनू फिर साइड पे करो, हम पहली एंट्री किस दिन कर लेंगे, 1 अप्रैल 18, ठीक है। डिटेल्स रिगार्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ द शिप आर एज अंडर। पहली बार ICAP ने सवाल दिया, ठीक है। वो एंशिएंट वाला सवाल करा के बताया जाता था कि रिवैल्यूएशन मॉडल हो तो ऐसे कर दें, वो जैसे अभी बताया, जैसे मैंने बताना भूल गया, बताऊं जाके ज़रा 1 मिनट बताना ज़रूरी है, मैं समझता हूँ ज़रूरी है बताना। आई डोंट नो what इज़ द प्रॉब्लम विद दिस लैपटॉप टुडे। जा ही नहीं रहा उधर, इसका दिल ही नहीं कर रहा है। इसको भी डेट, इसके अंदर तो डेट होती है ना सिस्टम में, डेप्रिशिएट हो गया, अच्छा डिस्पोज हो गया, अच्छा यार अभी एक सेशन चला है सर, पिछले वाला, पिछले सेशन जब एंड हुआ ना तो मेरा जो लैपटॉप था ना वो टूट गया यहाँ से, तो फटाफट जो है वो फिर इसको ले आया और वो दिया। 6 महीने वो सही होता रहा, अब तो वो सही होके भी आ गया है, अब तो इन्वेंट्री में वो पड़ा है। अच्छा सुने, अगर ये रीवैल्यूएशन मॉडल हो तो क्या करना है, जैसे मिसाल के तौर पे कहता है जी इस दिन 31 दिसंबर X2 पे इन्होंने डिसाइड किया है कि ये अपने इस प्लांट को रीवैल्यू करें। अब रीवैल्यूएशन में वही तरतीब है, बुक वैल्यू के आगे एक लाइन छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे और सरप्लस लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे। अब अगला मसला ये आया करेगा इस तरह के सवालों में कि वो आपको रीवैल्यूएशन करके देगा पूरे प्लांट की, यानी रीवैल्यूड अमाउंट किसकी गिवन होगी भाई, बाजार में प्लांट बिकता है ना, कन्वेयर बेल्ट या इंजन या अदर स्ट्रक्चर इस तरह से तो नहीं ना रूटीन के अंदर बिक रहे होते, तो उसने पूरे प्लांट की आपको रीवैल्यूड अमाउंट दे देनी है। अब कोई ना कोई बेस होगी जिस पर रीवैल्यूड अमाउंट तो सारी आ गई, अब हर एक को कैसे बांटना है ये किसी ना किसी बेस के ऊपर तो करना ही पड़ेगा। कोई बेस गिवन ना हो तो हम इस बुक वैल्यू को पकड़ेंगे, इसकी बेस पे बांट देंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जी मेरा ये प्लांट जो है ये 5000 पर उठा कर ले जाओ, ये क्या है जी, रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है 5000। अब टोटल पूरे प्लांट का सरप्लस कितना आ गया जी, 158 सरप्लस आ गया। अब अगली बात ये है कि मसला ये नहीं कि यहाँ से आगे काम मतलब कैसे चलाएंगे, मसला अगर मैं सरप्लस ना भी निकालूं, मुझे सरप्लस की अलग अलग ज़रूरत नहीं है, मैं तो एंट्रीज टोटल की कर रहा हूँ, मैं तो एंट्री कर दूंगा इसकी, ये क्या इसके आगे कॉलम डाल दूंगा सरप्लस का, ठीक है ना। एंट्री क्या कर दूंगा, ये एसिड डेबिट सरप्लस क्रेडिट, कोई मसला नहीं, एंट्री तो एक से ही करनी थी। लेकिन अगली मुसीबत क्या है, नहीं डेप्रीसिएशन, नहीं वो तो अलग अलग पड़ी होगी। अब डेप्रीसिएशन जो है वो आपको पता है हर एक कंपोनेंट की अलग अलग चलती हुई आ रही है,
ये बात समझ आई? अलग अलग आ रही है तो फिर इस 5000 को भी किसी ना किसी बेस पर तो इनमें बांटना ही पड़ेगा ताकि ऑनवर्ड्स रीवैल्यूड अमाउंट अलग अलग लेकर चल सकें। तो अगर सवाल में वो खुद कोई बेस बता दे कि इसमें इतने परसेंट ये है, इतने परसेंट ये, इतने परसेंट ये, या ये कह दे कि इस रीवैल्यूड अमाउंट में इतनी वैल्यू इसकी इतनी, खुद बता दे फिर तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो खुद ना बताए तो फिर क्या एक बेस बचती है इसको बांटने की? ये बुक वैल्यू एक मुनासिब बेस है कि इस टोटल बुक वैल्यू कंपेयर करके इस रीवैल्यूड अमाउंट से टोटल सरप्लस निकला है ना, तो जैसे ये बुक वैल्यू का प्रोपोर्शन था वैसे ही इस रीवैल्यूड अमाउंट का भी प्रोपोर्शन बना दो। क्या मतलब? मतलब हम ये कह दें कि जी 5000 जो है इसको बांट दो इस रेशो के अंदर, तो हम कहेंगे जी 1278 डिवाइडेड बाय 3412, एक परसेंटेज आ गई इंटू 5000, 1719 डिवाइड बाय 3412 इंटू 5000, 415 डिवाइड बाय 3412 इंटू 5000, तो ये बढ़ सकता है। ठीक है, और सही है ना अगर ऐसा होता तो, लेकिन ऐसा हमने इस सवाल में नहीं किया, ये अगर करना पड़े तो ठीक है, लेकिन ऐसा उस सवाल में है। चलते हैं, लेकिन यही तो मुसीबत थी इस सवाल में, वरना मैं खुद दे दिया तो मैंने कल ही आपको होमवर्क के अंदर ये सवाल, पर नहीं कर सकते थे। आ जा यार। बहरहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये अकेला है बेचारा अपनी नस्ल का, इसके अलावा कोई ऐसा सवाल नहीं है। लें जी, अच्छा तो हम बात ये कर रहे थे डिटेल रिगार्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ शिप आर एज अंडर। इंजन 840 मिलियन की कॉस्ट है, इसकी यूजफुल लाइफ, ओए ये मसला भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? सिखाया हुआ है आपको और आपने बचपन से ही सीखा हुआ है। आउटपुट मेथड से डेप्शन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय 50,000 आवर्स करेंगे तो डेप्शन पर आर आ जाएगी। अब जितने आर आपके किसी पीरियड के अंदर वो आपका एसिड चला है या इस्तेमाल हुआ है उतने आर्स की डेप्शन चार्ज है। कोई मसला तो नहीं ना? चले, बहरहाल ये एक मसला तो है कि इंजन अलग, बॉडी अलग, ड्राई डॉकिंग अलग। ठीक है जी, ये 3 कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, इन तीनों की अलग अलग कॉस्ट गिवन है, अलग अलग लाइफ गिवन है और रेजिडुअल वैल्यू भी गिवन है, एक की 0। ठीक है, यहाँ तक को मसला। अगली बात, मसला छोटा सा सिर्फ ये नज़र आया था, लेकिन ये कोई ऐसा मसला नहीं है। आप इसको आउटपुट मेथड से डेफिशिट करेंगे। ठीक है, होपफुली नज़र आ रहा होगा आपको, खामोश भी होगा तो हम इससे करेंगे। ऑन 1 मई 19, 1 अप्रैल 18 को ये चलना शुरू हो गई थी क्रूज़। ठीक है, तो 18 पूरा अमन से गुजरा है और 19 के अंदर भी अप्रैल तक मामला सही रहा। 1 मई को कुछ हो रहा है। 1 मई को क्या हुआ? द शिप सफर्ड एन हादसा विच डैमेज्ड इट्स बॉडी। भाई जाके ज़रा देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। 1 मई 19 को क्या हुआ? शिप डैमेज हो गई और बॉडी उसकी डैमेज हो गई, एक्सटेंड हुआ और रिपेयर वर्क टुक 2 महीने एंड कॉस्टेड 26 मिलियन। अब ये क्या है? रिपेयर वर्क। क्या है जी? रिपेयर वर्क को क्या करें? कैपिटलाइज करें ना, रिपेयर वर्क कभी भी कैपिटलाइज नहीं होता। रिपेयर एंड मेंटेनेंस जैसे होती है। ठीक है, इसने एसिड की प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी वगैरह नहीं बढ़ानी होती कि हम इसको कैपिटलाइज करें, ये एक्सपेंस करें। ठीक है जी, नहीं, चलती तो पेट्रोल के बगैर भी नहीं है बेटा, चलेगी तो फ्यूल के बगैर भी नहीं। आपके ख्याल में क्या फ्यूल के बगैर एसिड चल सकता है? ये क्रूज शिप चल सकती है, तो फिर उसको भी जो है वो मतलब उसका रनिंग एक्सपेंस कहने की बजाय एसिड में ऐड करते जाएं। एसिड जब रेडी टू यूज़ हो जाता है ना तो उस वक्त उसके अंदर कॉस्ट को ऐड करना रोक देते हैं। फिर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, बल्कि आज वही पढ़ाता हूँ इस सवाल के बाद। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर रहता रह रहा है ना, जैसे ये सवाल ज़हन में आ गया। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं जब एसिड एक बार आपका इस्तेमाल होना शुरू हो गया, सब्सिक्वेंटली लाइफ के अंदर फिर उस पर जो खर्चे होते हैं तो उनका ट्रीटमेंट क्या है। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर सब्सिक्वेंटली आपने इस पर कोई एक्सपेंस किया है जब एसिड रेडी टू यूज़ हो गया था उसके बाद, तो अगर तो वो रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट करे तो उसे कैपिटलाइज करो। अब रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया क्या है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल, कॉस्ट इज रिलायबली मेजरेबल। अब फ्यूचर बेनिफिट्स आर प्रोबेबल का मतलब ये होता है कि आपके एसिड की पहले प्रोबेबल था तो वो एसिड तो रिकॉर्ड कर लिया था। मतलब हम आसानी के लिए, बच्चों के लिए, अकाउंटेंट्स ने आसानी के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है कि जो एसिड की लाइफ बढ़ा दे या प्रोडक्टिविटी बढ़ा दे या एफिशिएंसी बढ़ा दे या आउटपुट बढ़ा दे। भाई रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो कभी भी आपके एसिड की प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, आउटपुट बढ़ाते नहीं हैं। जिसके लिए उसको बनाया गया है वो उस एक्टिविटी लेवल पे चलने के लिए होता है कि आपके मैन्युफैक्चरर ने जिस कैपेसिटी के लिए उस एसिड को बनाया है वो उस पे अच्छा चलता रहे, इसके लिए मेंटेनेंस होती है। कभी भी आप ट्यूनिंग ऑयल करा के आए तो आपका CD70 125 नहीं बन जाता,
तो वो CD70 रहता है। हाँ, अगर आपने उसके अंदर 125 का इंजन रखवा दिया, नो दिस इज एन अपग्रेड है। सब्सिक्वेंटली आपने एसेट खरीदा, बाद में कॉस्ट इनकर की, लेकिन उस कॉस्ट ने उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी, आउटपुट बढ़ा दी, तो फिर इसको क्या करेंगे, इसकी बात कर लेते हैं आज, इसी की बात करते हैं। ये सवाल कर लें पूरा जरा, फिर चलते हैं सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, ऐसे ज़हन में आ गया। चलें, रिपेयर वर्क आगे बोल दिया उसने आपकी तसल्ली के लिए, रिपेयर वर्क डिड नॉट चेंज यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यूज ऑफ द कंपोनेंट। अगर ये चेंज कर देती, मिसाल के तौर पर कहता है जी चेंज कर दी, लाइफ उसने 1 साल बढ़ा दी है, फिर आप सोचने पे मजबूर होते कि ये एक अपग्रेड है। क्योंकि उसने कहा भाईजान रिपेयर ने कोई चक्कर नहीं है, इसने कोई भी चेंज नहीं की। अच्छा, अब ये 2 महीने तक वो कह रहा है रिपेयर वर्क टुक 2 months, तो इन 2 महीनों के अंदर क्या करें, डेप्रिसिएशन को रोक देंगे जी, डेप्रिसिएशन को रोकेंगे भी सही और नहीं भी सही, डेप्रिसिएशन को रोकना भी है और नहीं भी रोकना। क्या मतलब, इंजन की डेप्रिसिएशन रुक जाएगी क्योंकि ये आउटपुट मेथड वाली है, और बाकियों की डेप्रिसिएशन चालू रहेगी। ठीक है, सही है। चलो, अच्छा, अब उसने एंट्रीज मांगी, एंट्रीज, ठीक है। तो यहां पर हमने क्रूज शिप की एंट्री की, उसके बाद फिर ईयर एंड पर हमने उसकी डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी होगी, और उसके बाद फिर अगले साल 1 मई को हादसा हुआ है और ये 26 मिलियन की रिपेयर की एंट्री होगी, ठीक है। और फिर ईयर एंड के ऊपर इसको मजीद डेप्रिशिएट करने की एंट्री भी होगी, ठीक है। द एवरेज मंथली सेलिंग ऑफ द शिप ड्यूरिंग लास्ट 3 years वॉज एज अंडर। 18 में जब शिप आई थी तो 360 घंटे चली। अच्छा, अब मैं ज़रा इंजन की ज़रा आपको डेप्रिसिएशन निकाल कर दिखाऊँ अगर, तो 50,000 सॉरी तो और है 840 मिलियन माइनस 40 मिलियन डिवाइडेड बाय 50,000। अब 50,000 को क्या करूँ, 0.5 कर दूँ? अच्छा चलो यार 50,000 ही लिख लो, ऊपर वाला काम भी ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। 840,000, चलो 1000 में तो करें ना कम अज़ कम, माइनस 40,000 को समझ तो आया ना मैं क्या लिख रहा हूँ, बाद में कर लेते हैं फिर, वहाँ पे 1000 में करना है, मिलियन में करना है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 50, ठीक है, डिवाइड बाय 50,000, जो भी है ऊपर जो भी है, ठीक है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, ये लो, मैं सिर्फ जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझे। डिवाइड बाय 50,000, ये क्या आ जाएगी, पर आर, ये पर आर डेप्रिसिएशन आ जाएगी, इनटू 360। बस यही बताना चाह रहा था कि ये गलत है, क्योंकि उसने बोला है एवरेज मंथली सेलिंग, तो ये तो महीने की है। सवाल को ध्यान से पढ़ना होता है, पर्चे में बहुत सारे बच्चों ने ऐसे ही किया था, 360 से मल्टीप्लाई किया था, जबकि ये तो 1 महीने की एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज मंथली सेलिंग का मतलब है मिसाल के तौर पे 1 महीने के अंदर 400 चली, दूसरे में 200 चली, तीसरे में 250 चली, चौथे में 350 चली, फिर 225 चली, तो उन्होंने एक एवरेज किया, तो वो एवरेज मंथली सेलिंग उस पीरियड की कितनी बनी, इस साल के अंदर हर महीने में एवरेज मंथली सेलिंग कितनी बन गई, 360। लेकिन ये एवरेज को छोड़ो, मंथली पे फोकस करो, ये मंथली सेलिंग है, तो पहले इसको करेंगे इंटू 12। आंसर करें जी, आंसर 4,320, और ये भी गलत कहा, ये भी गलत कहा, क्योंकि ये 2018 में तो पूरा साल थी ही नहीं, 12 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। 2018 के अंदर तो ये 1 अप्रैल को जो है वो तैरना शुरू हुई है, ठीक है, तो फिर जनवरी फरवरी मार्च इसमें था नहीं, ठीक है। अब समझ आ गई आपको, हैं, अब समझ आ गई, अल्लाह शुक्र है, शुक्र है, अभी भी आ गई समझ। तो कितने मोन्स, 9 मोन्स। अब बताएं जी, 32-40, और आखिरकार हम अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच ही गए। यानी पहले साल की डेप्रिसिएशन जो है उसको आपने अगर निकालना हो तो ये 32-40 आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो आगे तो सुकून हो गया, इंटू 12 और 19 में भी एक मसला आया है, 2 महीने तक तो रिपेयर होती रही, और ये आउटपुट मेथड, ये इंजन की बात हो रही है, इंजन की आवर्स में डेप्रिसिएशन आनी है, तो यहाँ पर भी सरप्राइज पे सरप्राइज है जी, सरप्राइज पे सरप्राइज लें जी, 4800, ठीक है जी। अब पता नहीं, मुझे अगला नहीं अभी फिलहाल पता, केड़ा पता आगे भी कोई चवल वजी होए, तो अगर ना हुई तो बस ठीक है, इंटू 12 कर देंगे, ठीक है। तो भाई सोने वाला सवाल है कि जागने वाला सवाल है, जागने वाला सवाल है, जगाने वाला सवाल है बल्कि, ठीक है। अच्छा चले, और अगला जो धचका था ना बच्चों को, वो तो बिल्कुल ही उनका दिल डुबो गया। SL यूजेस रीवैल्यूएशन मॉडल, ये पर्चे के अंदर बच्चों के लिए एक जो है वो बड़ा सरप्राइज निकला कि जनाब कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट भी पहली बार उसने दिया। अब उस्ताद करवाते थे, बताते थे यूं करना, ये करना, वो करना, और उन्होंने कर दिया,
कभी टेस्ट में छोटा मोटा सवाल तो आ ही जाता है, लेकिन लिफ्ट नहीं ना कराते। जो चीज़ ना टेस्ट हुई हो वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है सिलेबस में हो। तो खैर चलें, SSL यूजेज रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। SSL, अच्छा किसी बच्चे ने घर पे इसको वैसे ही ट्राई किया, मैंने कहा था ये करना है, होता है ना कोई बच्चा है, शर्म नहीं आती मेरे कहने से पहले ट्राई। अच्छा, SSL uses revaluation model for subsequent measurement. SSL accounts for net replacement value method and transfer maximum। पता है ना आपको अगली बात का, पढ़ने की जरूरत तो मुझे पड़ी ही नहीं, ठीक है। असल में तो पॉइंट ये अब द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ द शिप मसला आ गया ना। रीवैल्यूड अमाउंट उसने क्या इंजन की दी, क्या ड्राई डॉकिंग की दी, और तीसरी चीज केड़ी सी, क्या बॉडी की दी भाई उसने, ना उसने तो रीवैल्यूड अमाउंट दे दी है ऑफ द शिप। तो वही मसला आएगा इंशाल्लाह। उसमें अगर खामोश होगा तो हम बुक वैल्यू पे, और अगर खामोश ना हो तो जो बेसिस वो बता दे, खुद बता दे अलग अलग, तो अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। लेकिन क्या करना है, एंट्रीज फंस जाएंगे अगर आपने कंपोनेंट वाइज एंट्री की तो। इसीलिए आपको सिखा के लाया हूं कि आपने वर्किंग कंपोनेंट वाइज कर लेनी है, लेकिन एंट्रीज टोटल वाले कॉलम से करनी है। अभी करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। अभी तो सवाल पढ़ा रहा हूं, सवाल पढ़ते पढ़ते आधा घंटा गुजर गया। एट 31 दिसंबर 19 एंड 20, 18 में कोई नहीं है, 19 के एंड पे रीवैल्यूएशन है, और अगली बात रीवैल्यूएशन भी ईयर एंड वाली है, ठीक है। चलो, was determined as 1400 मिलियन एंड 1000 मिलियन रिस्पेक्टिवली। रीवैल्यूड अमाउंट्स, ओ शुक्र है, कहता है रीवैल्यूड अमाउंट को क्या कर दो, अपोर्शन करो बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ देयर बुक वैल्यूज बिफोर। यानी वो जो हम कह रहे थे कि खामोशी केस में ये एक अच्छा हल है, वो उसने खुद ही बता दिया। तो अगर खामोश भी होगा तो यही बेस रखनी है, मैंने आपको ये बताया, यही अप्रोप्रिएट बेस ही यही बनती है। हाँ, अनलेस कि वो खुद कह दे, मिसाल के तौर पे उसने कहा यहाँ पर एक ये ऑप्शन हो सकता था, वो कहता कि जी 1400 में से मिसाल के तौर पे जो है वो 800 रुपये इंजन है और 300 रुपये जो बॉडी है, और कितना बच गया, 200 बच गया। 1400 जाना है जी, कितना बच गया, 200। तो इस तरह से वो खुद कह दे या कोई परसेंटेज दे दे, फिर तो अच्छी बात है। लेकिन अगर उसने ऐसी कोई बात नहीं की होगी तो हम बुक वैल्यू की बेस से बांटेंगे, ठीक है जी। सवाल पढ़ लिया आपने? अच्छा, अब इसका मतलब 2020 में कोई गड़बड़ नहीं हुई है ना, तो 2020 के भी आर्स निकाल के रख लो, फिर बाद में कौन आए फिर यहाँ पे, ठीक है जी। 7200 सॉरी, पूरा आ गया ना, 7200, ठीक है जी। ये क्या है जी, एक्सपेंस, और तो मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा, ठीक। चलें जी, फिर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। अब वर्किंग वैसे ही बनाएंगे हम, डेट, डिस्क्रिप्शन, इंजन, बॉडी, ड्राई डॉकिंग, टोटल अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मार्कर्स पता नहीं सही है या नहीं, लेकिन तुम इससे क्या, तुम इससे कैसे करो, बच्चे ऐसे करके चेक करते थे, पता नहीं पिछली क्लास में, नेल पॉलिश। अच्छा जी, वर्किंग अब यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर बताएं जी, पास पेपर 15 है, अटेम्प्ट स्प्रिंग 21 है, 8 क्वेश्चन पे बच्चे पहुंचे होंगे तो बच्चों के कड़ाके निकल गए होंगे। SSL लें जी, वर्किंग नंबर 1, डेट, डिस्क्रिप्शन। अच्छा, अब डिस्क्रिप्शन ना ज़रा मैं अच्छा खासा लंबा सा जो वो एरिया दे रहा हूँ इसको, क्योंकि आपको पता है डेप्रीसिएशन एक तो नहीं है ना, डेप्रीसिएशन तो आनी है 3, तो ये यहाँ कहीं उम्मीद है पूरा आ ही जाएगा। उसके बाद तीन कंपोनेंट्स हैं, इंजन है, बॉडी है, और ड्राई डॉकिंग है। ड्राई डॉकिंग, DD लिख दूँ, DD, और फिर टोटल। अब एंट्रीज हमने करनी है इस टोटल वाले कॉलम से, ठीक है। अच्छा, जब रीवैल्यूएशन आएगी, असल में ना ये टोटल बेसिकली क्या है, मैं यूँ करना चाहिए, ये क्या है जी, शिप, ये क्या है, शिप, ये टोटल। ऊपर अब लिखना था रुपीज़ इन, देख लेते हैं कोई, वो भी लिख लेंगे। अब ये क्या है, ये शिप है यानी एसेट है, ठीक है। इसके अगला कॉलम सरप्लस का और उससे अगला P&L का आ जाएगा ज़रूरत पड़ने पर। मैं बना ही देता हूँ बल्कि,
रीवैल्यूएशन सरप्लस, एंट्री नहीं जगह पे बची नहीं, एंट्री सोल्यूशन से भी देख लेंगे खैर। और सवाल चेक करो तुसी, सवाल देखो, सवाल दी धार देखो। मिलियन में ही करेंगे जी सवाल, ठीक है, मिलियन में ही करेंगे। मिलियन में कर लेंगे, लाइफ को इसी तरह से रखेंगे, 50,000 से डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐसे ही 25 साल 25 से डिवाइड करेंगे, इनको चेंज नहीं करेंगे ना, फिगर्स को मिलियन में रख लें, कोई मसला नहीं, अभी तक ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो रुपीज़ इन मिलियन में हम ये सवाल कर लें। चलें जी, शुरू करते हैं जी काम। किस दिन हमने इस एसेट को ख़रीदा? 1 अप्रैल 18, ठीक है जी। 1 अप्रैल पर कॉस्ट, जैसे मैंने अभी आपको कॉस्ट मॉडल वाला वो सवाल कराया था एंशिएंट वाटर वाला, तो उसमें ज़रा वर्किंग जो है वो उसमें 2 चीज़ें ऐड होकर कॉस्ट बनी थी, तो मैंने वो 2 चीज़ें अलग अलग ऐड कर दी थी। अभी यहाँ पर 2 चीज़ें नहीं हैं, बस स्टार्ट ही कहाँ से हो रहा है, इस कहानी से जी। तो सवाल ऐसे कर लें ताकि सही से नज़र आता रहे जी। 840, 535 और 60, ठीक है। वैसे थोड़ी सी जगह बनाई जा सकती है, चलो देखते हैं जी। 840, 535, 60 और ये टोटल बन गया 1435, ठीक है जी। उसके बाद हमने 31 दिसंबर 18 पर डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है, तीनों की अलग अलग करनी है, तो 1 बाय 1 शुरू कर दें। सबसे पहले 840 माइनस 40, ये क्या आ गई? डेप्रिशिएबल अमाउंट। डिवाइड करेंगे इसको 50,000 आवर्स के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, ये 2018 में कितने घंटे चला इंजन? 3240, ठीक है। छोटी सी वर्किंग करनी हो तो इसकी भी अलग से करके रख लें। ये जो मैंने वर्किंग की है इसको वर्किंग 1.1 कह दें, वर्किंग 2 कह दें, ये कहीं पे कर लें। तो आप यहाँ पर इसकी हेडिंग देंगे, इसको वर्किंग 2 कर लें, अपने पास वहीं बना लेता हूँ यार, फिर आपने कहना है जी। वर्किंग नंबर 2, ये जनाब एनुअल सेलिंग मैं निकाल रहा हूँ इंजन की, ठीक है ना, इंजन के लिए। तो 2018 के लिए 9 इंटू कितना? 3600 था, 360 था, ये आर्स के अंदर जी 3240 आर्स आ गए। 2019 के लिए 10 महीने इंटू 480, 4800 आ गया। और 2020 के लिए 12 इंटू 600, 7200, ठीक है जी। तो ये अपने पास हमने रख लिया, वर्किंग 2 का रेफरेंस फिर दे लेंगे। तो ये जनाब मल्टीप्लाई करेंगे हम इनको 3240 के साथ, वर्किंग 2 कह रहे हैं इसको, ठीक है जी। ये जनाब हमारी डेप्रीसिएशन आ जाएगी इंजन के पोर्शन की 51.1 डेसिमल तक चलाएं। अच्छा सोल्यूशन देख लें ज़रा बुक से, सोल्यूशन देखें कितने डेसिमल तक जा रहा है, कि डेसिमल में है ही नहीं। अच्छा दफ़ा मारें उसको, मैं तो कहता हूँ डेसिमल यूज़ ही नहीं करते, जान दो, पता नहीं जो भी है। 50 किए हुए हैं ना, हम नहीं करते, बस 52 वहाँ से चेक कर लेंगे जी। और उसके बाद जनाब नेक्स्ट इज़ बॉडी, ऐसे मैं पॉइंट लगा लगा के मर जाऊँगा, क्लास ही ख़त्म हो जानी है। उसके बाद जी दूसरा 535 है दूसरा पार्ट, इसकी रेजिडुअल वैल्यू 35 मिलियन है, लाइफ 25 साल। अब सिर्फ आउटपुट मेथड है जिसमें फ्रैक्शन नहीं लगता, कभी भी नहीं लगता, वरना जो भी, और सम ऑफ ईयर तो यूज़ नहीं ना होता, सम ऑफ ईयर में भी नहीं लगता, वरना स्ट्रेट लाइन हो या रिड्यूसिंग बैलेंस हो फ्रैक्शन लगेगा। यानी आपने पूरा साल एसिड इस्तेमाल नहीं किया तो, क्योंकि ईयरली डेप्शन है तो आपको मंथ्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन आउटपुट मेथड जो है वो चाहे 1 अप्रैल को एसेट आया, आपने कभी उसमें ये 9/12 नहीं करना होगा, क्योंकि ये तो हमने डेप्शन निकालनी किस बेस पे है,
आखिरी महीने में भी आया एसेट तो कोई फ्रैक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि हमने तो उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, उस साल के उस पीरियड के आउटपुट के साथ, ठीक है ना। तो आउटपुट मेथड में कोई हमने 1 अप्रैल को नहीं देखा, हमने देखा कितने महीने 18 में, ये कितने घंटे 18 के अंदर ये चली थी, तो इंजन को उतना डेप्रिशिएट कर दिया। लेकिन ये बॉडी है या ड्राई डॉकिंग है, ये चूंकि ईयरली डेप्रिसिएशन है, तो इसके अंदर हमें अब डेट ऑफ परचेज देखनी पड़ेगी। रेडी टू यूज किस दिन हुआ है, 1 अप्रैल से, तो फिर इस 535 में से क्या माइनस किया आपने, 35, डिवाइड किया इसको 25 ईयर्स के साथ, अब ये मैंने वाई लिखा है, ठीक है, और इसको 9/12 करेंगे, क्योंकि ये तो ईयरली डेप्रिसिएशन आएगी और इस साल में ये पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुआ, बोले 15, ठीक है। और उसके बाद आखिर में आता है ड्राई डॉकिंग, 60 मिलियन का है, रेजल वैल्यू इसकी कोई नहीं थी मेरे ख्याल से, इसकी लाइफ है ये 60 - 0 डिवाइड बाय 5। अब ये भी ईयरली डेप्रिसिएशन है, तो फिर इसको भी 9/12 करना पड़ेगा, तो 5 ईयर्स इंटू 9/12 जी 9। अच्छा जी, अब टोटल 76। अगर एंट्रीज की बात करें, एंट्रीज साथ साथ करते ना जाएं, क्या कहते हैं कि देख लेंगे एंट्रीज एंड पे, सोल्यूशन से एंड पे देखेंगे, चलें ठीक है, चलें करते। वैसे मैं आपको एंट्री बताता तो जाऊँ ना, ठीक है, ज़बानी आप टिक तो कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली एंट्री बन गई इस 1435 की, शिप क्रूज शिप डेबिट कैश क्रेडिट कर ही लेते हैं यार, क्या हर्ज है, क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ पे साथ साथ करते जाएं। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18, तो 1 अप्रैल 18 को आपने सोल्यूशन, बेशक सोल्यूशन पे भी ना एक आप उंगली रख लें वहाँ पे, लेकिन जब एक एंट्री देखें यहाँ पे मैं करवा दूँ, सिर्फ उसी को देख के टिक कर लेना, ठीक है जी। 1 अप्रैल 18 पर क्रूज शिप डेबिट पीपीई के अंदर, ठीक है, और कैश ही क्रेडिट कर दें आसानी के लिए। अब 1400 कितना बना है, 1435 से ये एंट्री पास हो, ठीक है जी। आप इसको वर्किंग का रेफरेंस दे सकते हैं कि जी हमने ये वर्किंग नंबर 1 की थी ना जी, वहाँ से ये फिगर निकली है, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद ईयर एंड आया है और 31 दिसंबर 18 पर हमने इसको डेप्रीशिएट किया, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। अब ये अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन पूरी शिप की है इकट्ठी, ठीक है ना, हाँ, टोटल 76 मिलियन। ऊपर रुपीज़ इन मिलियन लिख लेना, ये रिक्वायरमेंट है, वर्किंग पे ना भी लिखा हो, रिक्वायरमेंट पे लिखा होना ज़रूरी है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ना, यहाँ पर रुपीज़ इन मिलियन, ओके। लें जी, पहले साल की एंट्रीज डन। अच्छा, अब जब रीवैल्यूएशन मॉडल आना है तो पहले एसेट ने डेप्रीशिएट ही होना है ना, बोलो, डेप्रीशिएट होगा और उसके बाद फिर रीवैल्यू होगा। हाँ, वो एंट्री एक रह गई, एक्सपेंस, वो तो मई में है, ठीक है, तो उसकी एक अलग से ही बस जगह बनानी पड़ेगी फ़िलहाल। तो चलो, रीवैल्यूएशन की 2 एंट्रीज होती हैं, ठीक है, तो वो हम देखेंगे। पहले साल के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, पहला साल ख़त्म। कहाँ तक जाना है, 20 तक जाना है, 2020 तक जाना है ना, चलो अच्छा है, ज़रा किताब के अंदर सीधी एंट्रीज हुई पड़ी होती हैं, यहाँ पे आप तरतीब अपनी के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। चलें जी अब आगे। अच्छा, बुक वैल्यू अभी निकालने की कोई ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं है। अगर आप चाहते हैं बुक वैल्यू इस स्टेज पे निकालनी है तो बेशक निकाल लें, लेकिन मुझे तो 19 की भी एंट्रीज ही करनी है और 19 के एंड पर एसेट रीवैल्यू हो रहा है। अगर 18 के एंड पे रीवैल्यू होता तो मैं यहाँ बुक वैल्यू निकाल लेता। मेरी ये बात समझ आई है? मैं एक स्टेप बचा रहा हूँ, आप अगर चाहें तो बुक वैल्यू स्टेज पर निकालें और आगे चलें। इतना ज़्यादा चीज़ें हैं तो मैं कह रहा हूँ क्या बुक वैल्यू कि निकालनी है, निकाल लें अपने पास। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बुक वैल्यू निकालने से बचत हो सकती है। वो जो हम जंप किया करते थे, अगर 1 अप्रैल 18 को एसेट ख़रीदा है और ये एसेट रीवैल्यू हो रहा है 31 दिसंबर 19 पे, तो डायरेक्ट जंप करके आते थे ना। वो डायरेक्ट जंप इसलिए नहीं हो सका हमसे यहाँ पर क्योंकि हर एक कंपोनेंट की अलग अलग डेप्रीसिएशन है। तो 1 साल की निकाल के उसको मल्टीप्लाई किससे करते, लाइफ भी हर एक कंपोनेंट की डिफरेंट,
और मेथड भी एक जगह पर आउटपुट लग रहा है, तो एक जगह, दो जगह पर स्ट्रेट लाइन लग रहा है, तो इसलिए जंप नहीं कर सकते थे डायरेक्ट। लेकिन बुक वैल्यू से तो बचत हो सकती है ना, तो कहो तो बुक वैल्यू निकाल देता हूं, वैसे ज़रूरत नहीं है, पर्चे के लिए सोचें तो ज़रूरत नहीं है, रहने दें। तो फिर 31 दिसंबर 19 की डेप्रीसिएशन, फिर इस डेप्रीसिएशन निकाल लेते हैं इस अगले साल की। भाई बुक वैल्यू स्किप की है, किसको समझ नहीं आई हाथ खड़ा करें। लिखना स्किप की है, सबको समझ आ रही है ना, फिर मैं स्किप कर सकता हूँ, पर्चे के लिए टाइम बचाया है। बाकी जिसका दिल ना करे वो यहाँ पे पहले बुक वैल्यू निकाले, खाम खाम यहाँ पे टाइम ज़ाया कर ले, थोड़ा सा कर ही लेते हैं यार। वैसे ऐसे ही मुझे लग रहा है कुछ शक्लें ना कि डर रहे हैं, वो इसलिए डर रहे हैं पता नहीं, मैंने हालांकि कहा हुआ है कि आप लोगों ने ये डिसाइड नहीं करना होता कि सवाल ये सही है या गलत है, आप लोगों ने दूसरों की बात सुन के नहीं इस तरह से करना होता, सब तो कह रहे हैं यस ओके, मैंने अगर कह दिया नो तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन शक्लें मुझे तो बता रही होती है ना, तो कोई बात नहीं बेटा, आपको समझ नहीं आ रही तो बस नहीं आ रही है, आप बता दिया कहीं नहीं जी हम कंफर्टेबल नहीं है, ठहर जाओ हूँ मेरा काम बता के 788 788 5 20 और 51 13। मैं बस ये कह रहा था कि इसका हमने कहीं यूज तो करना नहीं है, तो जान दो इस स्टेज नू, लेकिन जिन्नी मैं तकरीर की थी उन्नी देर में 4 बार ये काम कर लेना ना, अब नहीं, 31 दिसंबर 18 ही आएगा जी, सही कह रहे हैं आप। अब 31 दिसंबर 19 वाले साल के एंड पर रीवैल्यूएशन, तो पहले 31 दिसंबर 19 पे पहुंचाएं, पहले डेप्रीसिएशन फिर रीवैल्यूएशन। अच्छा, डेप्रीसिएशन की फिलहाल एक एंट्री होगी, क्योंकि डेप्रीसिएशन करते हुए कोई रीवेंस सरप्लस पड़ा हुआ नहीं है ना अभी तक, ठीक है, इसलिए एक एंट्री होगी। बहरहाल डेप्रीसिएशन ही तो मुसीबत है अभी, तो डेप्रीसिएशन निकालेंगे जी, 840 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 50,000। देखो ना, अभी तो कोई नहीं ना रिवैल्यूएशन वगैरह कि हम लाइफ रिमेनिंग निकालें, पहले ईयर एंड तक डेप्रीशिएट करके लाएंगे। कोई एस्टीमेट चेंज होता, कोई होता तो इस साल नए एस्टीमेट वाली वर्किंग करते, लेकिन 19 के साल में रिपेयर जरूर कराई, उसने कहा कोई चेंज इसने नहीं किया, शुक्र करो चेंज नहीं किया, अगर कर देता चेंज तो खैर आपको तो कॉन्सेप्ट बना हुआ है, आप फिर नए एस्टीमेट के हिसाब से डेप्शन निकालते, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, पुराने एस्टीमेट के हिसाब से डेप्शन होगी, ठीक है। तो ये डिवाइड कर दिया आपने, मल्टीप्लाई करना है 19 के साल में 4800, तो 4800 आवर्स, तो वर्किंग नंबर 2 जी, क्या आंसर है 77। ये आ गई जनाब इंजन की डेप्रीसिएशन। अब बाकी तो स्ट्रेट लाइन है, सिंपल, 535 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 25 ईयर्स। अब ये ईयर्स के साथ है, लेकिन कोई फ्रैक्शन अब नहीं लगेगा। हालांकि 19 वाले साल में 2 महीने तक रिपेयर होती रही शिप, लेकिन तीनों डेप्रीसिएशन पे इसका असर नहीं पड़ना, मतलब वो तो डाल दिया ना अभी वर्किंग के अंदर वो आर्स निकले हुए थे, हाँ आर्स निकालते हमने ध्यान रख लिया था, वैसे सही कह रहे हैं, चले ऐसे कहना ही नहीं चाहिए, मतलब ये स्ट्रेट लाइन वाली पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट वाली के ऊपर ये है कि वो 2 महीने के आर्स नहीं लेने, खैर वो हमने पहले ही ले लिया था ना, तो वर्किंग के अंदर तो कोई असर नहीं पड़ रहा था, खैर चलें जाने दें जी। नेक्स्ट 60 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स, ये वाई 5y लिखा हुआ, अच्छा घर जाके सोच रहे हो ये क्या है, नया कॉन्सेप्ट लगता है आज जी बेटा। 20 और 12 109, ये तो मेरी एंट्री वाला असल में चीज़ है बस जी। लें जी, बुक वैल्यू बताएं, अब चाहिए, अब लाजमी चाहिए बुक वैल्यू, क्योंकि अब मैंने इस बुक वैल्यू को कंपेयर करना है रीवैल्यूड अमाउंट से, और एसेट का सरप्लस या लॉस निकालना है जी। बोले 711 500 पूरा 39 टोटल, क्योंकि असल में तो ये 1250 है, जिसके साथ कंपैरिजन करके मैंने टोटल रीवैल्यूएशन सरप्लस निकालना है, टोटल रीवैल्यूड अमाउंट निकालनी है, और फिर उसको बांटेंगे बैठ के, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है। चल अब इस साल की एंट्रीज करते चलें, रूटीन से हटकर एक छोटी सी एंट्री बीच में आ गई है, हमारा वही रीवैल्यूएशन वाला मामला चल रहा होता था ना, ठीक है, वो तो चल ही रहा था, लेकिन 1 मई को डैमेज हुआ है तो मई को एंट्री कर दें, या देखो ना वो तो नहीं लिखा हुआ कि पेमेंट किस दिन की है 26 मिलियन की, तो मई
यकम मई की डेट डाल के ये 26 मिलियन की एंट्री कर दें या मई जून गुजार के 30 जून पे कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर एंट्री तो हमारे साल में ही हो रही है ना, ठीक है। तो क्या डेट डालना पसंद करेंगे? यकम मई से ज़्यादा अच्छा। चलो यकम मई का ये फ़ायदा है कि यकम मई का ये फ़ायदा है कि आपको जहन में आ जाएगा, अच्छा हाँ ये वो रिपेयर, देखो ना यकम मई को डैमेज हो गया, एसेट डैमेज हो गया, 2 महीने काम चलता रहा। अब नॉर्मली तो ये होता है कि आप साथ साथ पैसे पे कर रहे होते हैं, लेकिन अब डेट किसी एक पर एंट्री अगर करना चाहें तो ज़्यादा मुनासिब तो ये होता है कि आप 2 महीने के एंड पर इकट्ठी सारे खर्चों की एंट्री कर दें, लेकिन आप किसी एक डेट पे कर सकते हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि रिपेयर के ऊपर उसने कहा था जी कितने मिलियन, तो वो जो है वो उसने मिस्त्री ने कहा है कि जी 26 मिलियन लगेगा, हमने उसको यकम मई को 26 मिलियन पकड़ा, हमने कहा फटाफट काम शुरू कर दो, हो सकता है इस तरह भी हो गया हो, ठीक है ना। तो बहरहाल किसी दिन पे ही एंट्री कर लो। यकम मई का फायदा ये है कि आपको ये जहन के अंदर रहेगा कि ये वो रिपेयर वाली एंट्री है, बाकी कोई मसला नहीं है, आप 30 जून पे भी एंट्री कर सकते हैं। अब फिर भी बता दें मुझे, आपका दिल क्या कर रहा है, कहाँ पे एंट्री करनी, किस डेट? यकम मई पे, ठीक। 31 दिसंबर 2019 वाला साल शुरू होता है। अच्छा ये अच्छा हो गया, मुझे सामने जगह मिल गई है इसके। 1 मई 18 वो एसेट खरीदने पर क्रूज शिप डेबिट किया था। अब अगर ये ऐसा खर्चा होता जो लाइफ वगैरह बढ़ा देता, अपग्रेड जैसे को हमने खराब हुई, हमने साथ अपग्रेड भी करा लिया, तो फिर हम इस अपग्रेड की कॉस्ट जो है वो उसके अंदर है क्रूज शिप में ऐड कर देते ना, फिर कैपिटलाइज करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो इसकी एंट्री होगी रिपेयर अच्छा रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है जी। 26 मिलियन। तो क्रूज शिप डेबिट, एसेट कैपिटलाइज करते तो एसेट के कॉस्ट में ऐड कर देते हैं ना। मैंने यही तो कहा है कि जो थोड़ा सा ऐसे मसला आ रहा है ना, आज सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर करते हैं बच्चे। हालांकि सवारियां मेरी पूरियां हो गई हैं ने, लेकिन स्टिल मेरे जहन में आ रहा है कि अभी जो है ना वो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कर लेना ज़्यादा बेहतर है। हालांकि ये वो कॉन्सेप्ट में इंट्रो का था ना, तो मैंने कहा चलो काम हो जाएगा, गुजारा हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा। अच्छा जी ये तो रिपेयर कराया हमने और इसके असरात जो डेप्शन पे पड़ते थे जहाँ जहाँ वो भी हमने डाल लिए, ठीक है। ये इंजन पर पड़ते थे, 2 महीने जो काम बंद रहा तो वो हमने डाल लिए थे, और बाकी दोनों एसेट स्ट्रेट लाइन पर चल रहे हैं, उन पर कोई असर नहीं होना था। अब ईयर एंड आया और अब हमने एसेट को क्या करना है, पहले डेप्रीशिएट करना है, यानी कि हम पहले ईयर एंड पर पहुंचा तो लें, रिवैल्यूएशन तो बाद में होगी, ठीक है। तो 31 दिसंबर 19 पर खड़े होकर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ये डेप्शन भी कहाँ से आ रही है आपकी, ये वर्किंग 1 से कहानी चली आ रही, ठीक है। कितनी डेप्रीसिएशन आई है जी, ये इकट्ठी एक ही एंट्री करो 109 से, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन ऑफ क्रूज शिप क्रेडिट, ठीक है। रिकॉर्ड हमने वर्किंग अलग रखी हुई है, रिकॉर्ड में अलग रखी हुई है, कैलकुलेट अलग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एंट्री इकट्ठी कर दे, क्योंकि आपके पीपीई के नोट के अंदर ये नहीं होता कि ये मुनासिब भी नहीं लगता आपके पीपीई के नोट के अंदर नजर आ रहा हो इंजन, ड्राई डॉकिंग, बॉडी, क्या मतलब यार ये क्या है, क्रूज शिप एक एसेट है तो एक एसेट एक कॉलम, क्रूज शिप का एक कॉलम आना चाहिए, मुनासिब भी यही लगता है, ठीक है। जैसे प्लांट के अंदर आपने लिखा हो कन्वेयर बेल्ट, ओ भाई ये क्या है, प्लांट है ना, तो एक कॉलम के अंदर रखो, वर्किंग आप अपनी डिटेल्ड करो, लेकिन फेस के ऊपर तो प्लांट ही नजर आए ना, ठीक है। ऐसी फेस के ऊपर तो क्रूज शिप ही नजर आए, तो एंट्रीज भी इसीलिए इकट्ठी करा रहा हूं मैं जी। 109, ठीक है जी। ले जी आपका एसेट 31 दिसंबर 19 पर पहुंच गया है, मुबारक हो। अब क्या करें, अब वो कहता है 31 दिसंबर 19 पर खड़े होकर कह रहा है कि भाईजान हमने इसको रीवैल्यू किया है और रीवैल्यू करके इसको उठाकर ले गए हैं 1400 मिलियन पर। अब तरतीब अपनी नहीं खराब करते, पहले वर्किंग पे हैं। वर्किंग में क्या ट्रांसफर, वर्किंग में तो कोई ट्रांसफर नहीं, वर्किंग में क्या करते थे, एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखते थे। तो 31 दिसंबर 2019 पर ही एक लाइन खाली छोड़ी और रीवैल्यूड अमाउंट लिख लिया आपने, ठीक है जी। अब रीवैल्यूड अमाउंट जो कितना 1400, ये 1400 मिलियन जो गिवन है, ये 1400 मिलियन इंजन की है, ड्राई डॉकिंग की है, बॉडी की है, टोटल है 1400, ये टोटल ही टोटल, ठीक है। अब ये 1400 जो है ये टोटल क्रूज शिप का सरप्लस निकाल के देगा कितना, 150,
ठीक है जी, 1400 पर उठाकर ले जाएं, तो ये बन गया, बल्कि यूं करके मैं लाइन ले आता हूँ, ठीक है जी। तो 1400 पर उठाकर ले गए हम अपनी इस क्रूज शिप को, 150 रुपये का रीवैल्यूएशन सरप्लस है, ठीक है। ये जनाब क्या आ गया हमारे पास, रीवैल्यूएशन सरप्लस, जो हम बैलेंसिंग फिगर निकाला करते थे। याद आया कुछ? अच्छा, अब मेरा सवाल, क्या मैंने अलग अलग सरप्लस की एंट्री पास करनी है? नहीं, तो इसका मतलब इसको ऐसे ही रहने दो, मुझे इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ वर्किंग बच सके बचा लें ना। अलग अलग, हालांकि अभी मैंने अलग अलग रीवैल्यूड अमाउंट लिखनी है यहाँ पे, तो अलग अलग सरप्लस आ जाएगा, बोलो, लेकिन उस अलग अलग सरप्लस का मैंने क्या करना है, कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। अभी तो चलें आगे, तो चलें ना, फिलहाल तो ये 150 क्या आ गया, रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया, तो ये जनाब रीवैल्यूएशन सरप्लस के कॉलम में ये नज़र आने लगे, ठीक है, और सही है, बल्कि इसको अलग ऐसे रखते हैं, रीवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है जी, ओके डन। यानी ये मैंने यूं बताने चाहा ना आपको कि ये सारा एसेट है, समझो, इसको भूल जाओ तो ये वही पुराने वाली वर्किंग बन गई ना, एसेट सरप्लस पीएनएल, तो ये एसेट और ये सरप्लस, ओके डन। अब बोलो, अब ये दोनों एंट्रीज पास हो सकती हैं, पहली ट्रांसफर की, दूसरी सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग की। अब ट्रांसफर की एंट्री के लिए हम यहां पे खड़े होकर पूछेंगे एसेट से, हाँ भाई एसेट, क्या तुम अपनी जिंदगी में पहले कभी रीवैल्यू हुए हो? शिप शिप शिप, क्या तुम पहले कभी रीवैल्यू हुई हो? नहीं, तो इसका मतलब इस दिन से लेके इस दिन तक की डिडक्शन इकट्ठी हो चुकी होगी एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर, तो उसको क्या कर दें, ट्रांसफर कर दें। तो अगर हम यहाँ पे आकर देखें तो इन दोनों डेट्स के दरमियान ये 76 और 109 टोटल कितना बना? वैसे एंट्रीज कर रहे हो तो एंट्रीज में ऊपर नजर भी आ रहा होगा, क्या ख्याल है? ठीक है, तो ये आपको नजर भी आ रहा था, ये वैसे हमने वर्किंग से ही देखना है, हमारी आदत वही, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया जनाब और ये आ गया, तो ये क्या हो चुका है जी, आज तक क्रेडिट हो चुका है। तो पहले इसको ट्रांसफर करें, तो 31 दिसंबर 19 पर ट्रांसफर की एंट्री, वर्किंग में एंट्री नहीं करनी पड़ती, वो पहले बुक वैल्यू है, लेकिन यहाँ करनी पड़ती है। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट और क्रूज शिप क्रेडिट कितना? 185। अच्छा, अब देखें ना, सारा कुछ करने के बाद भी ऐसा सवाल आ गया कि आज का दिन फिर इस पे लग गया। तो बस छोटी से छोटी चीज़ भी बहुत कीमती होती है, हालांकि बुनियाद इसकी इतनी को बन गई है दी एंशिएंट वाटर में। अगर पहली बार ही आ रहा था तो एंशिएंट वाटर में थोड़ी सी बुनियाद बनाकर फिर कोई एक आधा सवाल छोटा सा टेस्ट में दिया जा सकता ना, ऐसा सवाल तो शायद ना आता, लेकिन पहली बार अगर ऐसी कोई चीज़ आ जाए तो कम से कम लड़ने काबिल आपको होना चाहिए। पार्ट 2 हमने शुरू नहीं किया अभी तक, सॉरी यार, नाराज़ ना हो, कर दें।